Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel Logic पाठशाला। So guys, आज की वीडियो होगी हमारी 16 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन है उस न्यूज़ से रिलेटेड वो प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी अगर आप वीडियो का जो PDF लिंक है और जो क्विज़ वगैरह हैं वो आप देखना चाहते हैं सो आप जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी के साथ वीडियो को हमारी शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, वीडियो की एक खास बात यह है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से तुर्कमेनिस्तान में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed the next ambassador to Turkmenistan from India? आंसर इज़ विधु पी नायर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इन्हें भारत की तरफ से तुर्कमेनिस्तान देश का अगला राजदूत बनाया गया है। डॉक्टर विधु पी नायर जो है ये 2002 बैच के जो हैं वो IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में ये भारतीय विदेश मंत्रालय के निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अब इन्हें कहाँ का राजदूत बना दिया है? तुर्कमेनिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान की बात कर लें, वैसे तो तुर्कमेनिस्तान का ज़्यादा इतना पूछेंगे नहीं, बट फिर भी आप दो चीज़ें तो ध्यान रख ही सकते हैं, कैपिटल और करेंसी। कैपिटल जो है तुर्कमेनिस्तान की वो है अशगाबत, ये वहाँ की कैपिटल यानी राजधानी है। और करेंसी जो चलती है वो चलती है तुर्कमेनिस्तान मेनाट, ये वहाँ की करेंसी है यानी जो वहाँ पे मुद्रा चलती है। ठीक है, करेंसी को हिंदी में मुद्रा बोलते हैं। मैं कोशिश देखिए आपको ये करती हूँ कि हिंदी स्टूडेंट और इंग्लिश दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हर एक चीज़ को मैं दोनों में बोल देती हूँ। सो बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं सो वो भी और इंग्लिश मीडियम वाले वो भी। सो क्लियर है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इतना कुछ और नहीं है, बस आप क्वेश्चन ध्यान रखना क्योंकि जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं नए वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधु पी नायर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम है शुद्ध विकसित किया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी IIT कानपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ध्यान रखना उस सैनिटाइजिंग डिवाइस का नाम शुद्ध है। ठीक है, अब अगर बात करें शुद्ध, इसकी फुल फॉर्म भी होती है शुद्ध की, सो सुन लीजिए इसकी फुल फॉर्म। S फॉर स्मार्टफोन, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट कीटाणुनाशक हेल्पर, ये जो है वो इसकी जो है वो फुल फॉर्म है शुद्ध की। ठीक है, ये एक तरीके का डिवाइस है जिसमें 15 वॉट की 6 UV लाइट्स लगी हैं और उसकी मदद से आप 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को पूरी तरीके से लगभग 15 मिनट में ही उसको कीटाणु रहित या फिर उसको सैनिटाइज कर सकते हो। मेनली जो ये डिवाइसेस का यूज़ किया जाएगा जो अस्पताल हैं, जो होटल्स वगैरह हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह हैं, स्कूल हो गए, मॉल हो गए, उनमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उद्देश्य से जो है वो मेनली इसे बनाया गया है क्योंकि ये ईजिली कम टाइम में ही एक जगह को आसानी से सैनिटाइज कर सकता है। इसे आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के जरिए भी ऑपरेट कर सकते हो इस डिवाइस को। तो इसे ही विकसित किया है हाल ही में अभी IIT कानपुर के द्वारा। वैसे भी बहुत सारी डिवाइसेस बनी हैं सैनिटाइजिंग करने के लिए आजकल, बिकॉज आप जितना सैनिटाइज चीज़ें करोगे उतना ही जो कोरोना वायरस है उसका असर ख़त्म होगा। इसलिए आप खुद भी थोड़ा सा अवेयर रहें। आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहने। मध्य प्रदेश ने मास्क के लिए तो रोको टोको अभियान भी शुरू किया है, मैंने आपको बताया था। और आप सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रखें। सो प्लीज़ आप अपना ध्यान ज़रूर रखें। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, जिसमें हमारे पास पूछा है BCCI ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? सो आंसर है ऑप्शन सी हेमांग अमीन को, जो अभी हाल ही में BCCI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। सो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो BCCI के अधिकारी थे यानी जो BCCI के CEO थे उन्होंने अभी अपना जो है वो इस्तीफ़ा दिया था, जिनका नाम ध्यान रखना, उनका नाम था राहुल जौहरी।
ठीक है। राहुल जौहरी का जो इस्तीफ़ा है वो हाल ही में अभी स्वीकार कर लिया गया था। इनके इस्तीफ़ा देने के बाद अब जो नए बीसीसीआई के सीईओ बन गए हैं उनका नाम है हेमांग अमीन। हेमांग अमीन वर्ष 2015 में आईपीएल के सीईओ भी रह चुके हैं। सो अब बन गए हैं बीसीसीआई की। बात करें अगर बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, या इंग्लिश में बोलें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1928 में हुई थी और बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसके अलावा जो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कहलाते हैं उनका नाम है सौरव गांगुली। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो दोनों ध्यान रखना। नए अपॉइंटमेंट हुए हैं हेमांग अमीन और जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उनका नाम था राहुल जौहरी। सो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना साथ ही साथ में। ठीक है, क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन। आगे चलें हम फटाफट से अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, भारत की कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी देश की पहली 12 लाख करोड़ मूल्य को छूने वाली कंपनी बनी है? सो आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 12 लाख करोड़ रुपए को उसने टच कर लिया है इस वैल्यू को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इन द फ्यूचर आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने अपने 25.24% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचकर ये स्थान जो है वो हासिल किया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने अप्रैल के महीने में काफ़ी सारी विदेश कंपनियां उनमें भी निवेश किया था। फेसबुक में, जैसे आपके लिए फेसबुक में निवेश किया था, सिल्वर लेक कंपनी में, विस्टा, जनरल एटलांटिक, केकेआर, काफ़ी सारी कंपनी ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा निवेश किया था अप्रैल मंथ में। मई और जून के मंथ में भी काफ़ी सारी कंपनियों में निवेश किया था। सो उसी के चलते पहली ऐसी कंपनी है जिसने 12 लाख करोड़ रुपए का जो मूल्य है उसे टच किया है। सो वो बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि जिसके मालिक कौन है, मुकेश अंबानी है। सो अभी मुकेश अंबानी से भी एक न्यूज़ मैं आपको बताऊंगी। सो आगे जरूर देखिए, आगे आएगी वो न्यूज़। तो चलिए, क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन इसका है बी आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ इज, किसे वर्ष 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? Who will be awarded the Von Karma Award for the year 2020? The answer is option A, कैलाश वादिवू सीवन। अगर आप इनका बारे में जानते होंगे तो ये इसरो के इस टाइम पे हेड है, प्रमुख हैं कैलाश वादिवन शिवन। इनको 2020 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो उन्हें पुरस्कार मिलेगा, इन्हें 2021 में ये पुरस्कार फ्रांस में पेरिस में दिया जाएगा। मतलब अभी इनका नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है कि भाई इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, बट इन्हें जो पुरस्कार दिया जाएगा वो 2021 में दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी इस टाइम तो इतना कोरोना वायरस चल रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि भाई इस टाइम पे अवार्ड फंक्शन वगैरह कुछ कराया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। देखिए, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अब काफ़ी सारी चीज़ें और भी तो मैं बताती हूँ, वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एग्ज़ाम में कहीं से क्वेश्चन बने, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं छूट पाए, इसलिए मैं सारी कोशिश करती हूँ आपको बताने की। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। कैलाश वादिवू शिवन इसरो के जो है वो ये प्रमुख हैं। सो ये जो वॉन कर्मन पुरस्कार है ये क्या है, ये क्यों दिया जाता है? तो ये साइंस के फील्ड में किसी भी शाखा में, मतलब साइंस की कोई सी भी ब्रांच हो, उसमें आपने अगर कोई उपलब्धि हासिल करी हो, उस उपलब्धि के सम्मान के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। 1982 से इस पुरस्कार की जो थी वो शुरुआत हुई थी। अब अगर बात करें, यहाँ पे देखिए इसरो का नाम आया है तो थोड़ी इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो की कैपिटल है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस रिसर्च। इसकी स्थापना इसरो की हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलुरु में है और इसरो के जो संस्थापक थे उनका नाम था विक्रम साराभाई। सो ये भी सब ऑल क्लियर। सो आंसर है क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन ए। गाइस, की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही हो, तो आप एक लाइक तो हमारे लिए ज़रूर करें। सो चलिए फिर फटाफट से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? द आंसर इज ऑप्शन
बी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने देखिए अपनी कुछ योजनाएं शुरू करी थी, जैसे स्वराजी गांव योजना हो गई, मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट हो गई, और भी कई मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च की थी। उसी के चलते जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अगर बात करें कि जो अवार्ड है ये जो दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को, मैंने भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट जो है वो इन्होंने लॉन्च करी थी। ये जो वेबसाइट, ये जो एप्लीकेशन इन्होंने बनाई थी, इसका मेन पर्पस ये था कि जितनी भी छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को आम नागरिक, मतलब उन योजनाओं की जो जानकारी है वो आम नागरिकों को प्रदान की जाए। मतलब ऐसा एक पोर्टल बनाया जाए कि वहाँ पे लोगों को पता चल सके कि भाई सरकार क्या क्या योजनाएं बना रही है और उन योजनाओं के लिए गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर रही है, तो डायरेक्ट उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप जो है वो बनाई गई थी, और इससे लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता था। और ये कागज रहित और मतलब समय के आधार पर निगरानी, जो आप कह लीजिए डायरेक्ट एप्लीकेशन है जहाँ पे आप डायरेक्ट गवर्नमेंट की चीज़ों को देख सकते हो। तो इस सारी चीज़ों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है सॉरी। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है देखिए रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। तो बार बार चीज़ें रिपीट इसलिए की जाती हैं बिकॉज आपको ये चीज़ें ध्यान हो जाए और आपको ये सब याद हो जाए, ठीक है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है बार बार मैं आपको कुछ चीज़ें रिपीट करूँ। सो 6 क्वेश्चन आंसर क्लियर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th, दैट इज किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? द आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी उनका नाम है। उनको हाल ही में पॉल हेलो या कहीं भी पॉल हैरिस भी आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है, पॉल हैरिस फेलो अवार्ड, ठीक है, पॉल हेलो भी, पॉल हैरिस जो भी है, ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी इसके साथ दिया जाएगा। ये जो सम्मान है, ये जो अवार्ड आप कह लीजिए, ये उन्हें दिया जाता है या उसे दिया जाता है जो अपने क्षेत्र, अपने एरिया में पेयजल यानी पानी की दिक्कत हो, स्वच्छता हो, बीमारी की रोकथाम, पर्यावरण जैसी जो सेवाएं हैं वो मुहैया करवाए। इसी क्षेत्र में ये जो अवार्ड है या ये सम्मान है ये दिया जाता है। तो इसकी तरफ से जो रोटरी फाउंडेशन है उसकी तरफ से 1000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी साथ ही साथ दिया जाएगा। तो ये दिया गया है तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी को। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु के सीएम तो सुन ही लिया, के पलानीस्वामी, लिख देती हूँ पलानी स्वामी, ठीक है, ये उनका नाम है। और जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। सो 7th क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8th, नेपाल देश ने भारतीय धर्म के किस भगवान के नेपाली होने का दावा किया है? लो भाई, अब भगवान जी को भी देश का बना दिया कि भाई हमारे देश का है। सो भाई नेपाल ने दावा करा है कि जो भाई श्री राम जी हैं, आंसर इसका ऑप्शन डी है। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली, उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये दावा कर दिया कि जो श्री राम है वो नेपाली हैं, वो भारतीय धर्म के नहीं है, वो नेपाली हैं। तो उनके अनुसार ये कहा गया है कि जो अयोध्या राज्य है वो नेपाल के परसा जिले के बीरगंज शहर का हिस्सा हुआ करता था जब मतलब श्री राम के टाइम पे, क्योंकि बाद में तो अलग अलग हो गया है सब कुछ, पहले तो सब कुछ एक था। और इसके अलावा जो राजा दशरथ ने वाल्मीकि आश्रम में जो तपस्या करी थी पुत्र को प्राप्ति के लिए, वो आश्रम भी नेपाल में ही है। सो उनके अनुसार तो सब कुछ नेपाल में ही है, तो भगवान श्री राम भी नेपाली है। तो उन्होंने ये दावा कर दिया है कि भगवान श्री राम जी जो है वो कौन है, नेपाली है। सो आप तो भाई कुछ नहीं कर सकते, अब तो भगवान जी पर भी ये टैग लगा दिया जा रहा है कि आप नेपाली हो, आप हिंदू हो, आप ये हो, ठीक है। तो अब ऐसा कर दिया है नेपाल ने। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। वैसे तो बहुत मजाक वाली ही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज आप धर्म के प्रति ऐसा ना करें। भगवान सबके लिए एक है, अब चाहे वो आप मुस्लिम में बोल दीजिए, चाहे क्रिश्चियन है, भगवान तो भगवान होते हैं, तो उनको भी इस तरीके से नहीं बांटा जा सकता। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, हम इतना ज़्यादा भावुक नहीं होते। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने
किस राज्य में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? द आंसर इज हरियाणा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये जो उद्घाटन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है और 11 सड़क से जुड़ी 11 जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया है। इनसे क्या होगा, जो नेशनल हाईवे हैं, जो स्टेट हाईवे हैं, जो बाईपास है, उसकी तस्वीर ही बदल जाएगी पूरी तरीके से। मतलब वो पूरी तरीके से और ज़्यादा तेज़ रफ्तार, मतलब जो सड़कें हैं वो और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी, सड़कें बिल्कुल सही हो जाएंगी, बिल्कुल मतलब जो गड्ढे वगैरह सड़कों पे होते हैं या फिर बिल्कुल पूरा उसका नक्शा ही बदल जाएगा इन परियोजनाओं के माध्यम से। तो हरियाणा राज्य में जो है वो इसका शिलान्यास किया गया है। द आंसर इज ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है वो भूखा रह गया? ठीक है, तो आंसर है हमारा 8.9%। आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, यानी दुनिया में जो खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट जारी करी गई थी और उसके हिसाब से देखा गया था कि भाई 2019 में जो हमारी पूरी जनसंख्या है उसका लगभग 8.9, तो अगर हम पूरी विश्व की जनसंख्या का 8.9% निकालें तो लगभग आएंगे 690 मिलियन लोग जो हैं वो भूखमरी का उन्होंने सामना किया था 2019 में। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट बनाई थी ये 5 एजेंसियों के द्वारा मिलके बनाई गई थी। फर्स्ट हमारा हो गया खाद्य और कृषि संगठन यानी AFO, अंतर्राष्ट्रीय कोष कृषि विकास, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और WHO के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र और इसके अलावा 5 जो पूरी एजेंसी थी इन्होंने मिलकर रिपोर्ट जारी करी थी। सो 8.9 बहुत होता है। देखिए, आप देख ही सकते हैं 690 मिलियन पीपल्स जो है उन्होंने भूखमरी का सामना किया था। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसके जो महासचिव हैं वर्तमान में उनका नाम है एंटोनियो मैनुअल डी ओलिवेरा गुटेरस। काफ़ी बड़ा नाम है बट थोड़ा सा ध्यान रखना, एंटोनियो मैनुअल आप ज़रूर ध्यान रख लीजिए, इससे भी आपको ध्यान हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन आंसर है हमारा ऑप्शन सी। द क्वेश्चन नंबर 11th इज 12 जुलाई 2020 को नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? ठीक है, जो अभी 12 जुलाई को नाबार्ड ने अपना स्थापना दिवस मनाया गया था, सो वो कौन सा संस्करण था ये बताना है। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए 39th हुआ जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया था नाबार्ड ने और इसी के ही साथ एक आप कह लीजिए एक कार्यक्रम में उसने एक पहल भी शुरू करी थी, इसका नाम है डिजिटल चौपान। ठीक है, ये भी साथ ही साथ ध्यान रखना, इसी के साथ ही उसने अपने स्थापना दिवस पे ही इसको जो है वो शुरू किया है। डिजिटल चौपान की जो मेज़बानी भी की है कि जो डिजिटल चौपान है इसका उद्देश्य है देश भर के किसानों को एक साथ लाना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 7 विकास परियोजनाएं जो है वो नाबार्ड अभी लॉन्च करेगा और इसके अलावा जो वित्तीय संस्थान हो गए या जो भी परियोजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिल सके, इसके लिए नाबार्ड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा। अब हम बार बार नाबार्ड बोल रहे हैं, सो नाबार्ड क्या है, क्या काम करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सब जानेंगे। तो पहले हिंदी में बता देती हूँ, फुल फॉर्म हिंदी में है इसकी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इंग्लिश में है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है कि मुंबई में है। अब नाबार्ड के कार्य क्या हैं भाई, ये काम क्या करता है? एक और चीज़ ध्यान रखना, जो इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है उनका नाम है हर्ष कुमार भानवाला। अब जो नाबार्ड है ये जो बैंक है एक तरीके से बैंक की तरह ही काम करता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसका काम होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो रहा है
या फिर ग्रामीण लोग, किसान जो हैं गांव के, उनको जो आवश्यक कार्यों के लिए लोन वगैरह लेना होता है तो वो नाबार्ड उन्हें सारे ये लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर कोई लघु उद्योग अपना खोलना चाहता है, कोई कुटीर उद्योग खोलना चाहता है, कोई हस्तशिल्प का काम करना चाहता है तो उसके लिए भी नाबार्ड जो है वो उनको लोन देता है। तो ये जो कार्य है वो नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसने अपने 39th जो अभी स्थापना दिवस है वो मनाया है 12 जुलाई को। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी रिमेंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो मुकेश अंबानी अब पहुंच गए हैं 6th नंबर पे, यानी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, पहले मुकेश अंबानी 10th प्लेस पे थे, उसके बाद मुकेश अंबानी ने और काफ़ी अपना जो अभी आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 12 लाख करोड़ रुपए का जो मूल्य है उसको टच कर लिया है। और इसी के साथ जो रिलायंस इंडस्ट्री यानी मुकेश अंबानी हैं वो पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर पर जो है वो लिस्ट में आ गए हैं। फर्स्ट नंबर की बात करें अगर फर्स्ट प्लेस की, तो फर्स्ट प्लेस पे तो जेफ बेजोस ही हैं, काफ़ी लंबे समय तक यही रहे हैं। सेकंड नंबर पे जो सेकंड प्लेस पर हैं पूरे विश्व में वो हैं बिल गेट्स, ये सेकंड प्लेस पे हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो है उनका नाम है बर्नार्ड अर्नाल्ट। फोर्थ नंबर पे आते हैं मार्क जुकरबर्ग, फिफ्थ पे स्टीव वॉलमर और सिक्स्थ पे आते हैं मुकेश अंबानी। सो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन है इसका ए। 6 पोजीशन पर आ गए हैं मुकेश अंबानी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अगर किसी बात में कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन आप मुझसे करना चाहते हो सो बिना झिझक के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप कर लेते हैं, चलिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स? नीदरलैंड की आपको राजधानी बतानी है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आपको आता है तो आप अपना आंसर भी लगाते रहें। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टरडाम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द लैंड ऑफ कंगारू? कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट को हिंदी में महाद्वीप, सॉरी, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको जो जाना जाता है लैंड ऑफ कंगारू के नाम से? तो आंसर है इसका, आई होप से सभी को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं तो इसलिए इसे लैंड ऑफ कंगारू के नाम से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट द बुक्स इज, मतलब ऐसी पहली कौन सी कंट्री है जिसमें बुक्स को प्रिंट करना शुरू किया था? तो पहली ऐसी कंट्री है चाइना। चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग का काम जो है वो शुरू हुआ था और जो पेपर बना था ना वो भी चाइना में सबसे पहले बना था, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, प्रिंटिंग द बुक्स में भी चाइना आता है और पेपर में भी चाइना ही पहले नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? ठीक है, इसमें हमें बताना है कि यूनिसेफ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। यूनिसेफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। ये ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी भाई कभी भी पूछ सकते हैं। सो मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी। आंसर इसका न्यूयॉर्क, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, क्लियर है? तो गाइस वीडियो हमारी यहीं पे क्लियर हो गई होगी। सो वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, कंटेंट हमारा कैसा है, आप हमें बता सकते हैं। एंड गाइस टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करें बिकॉज वहाँ पे आपको हमारे वीडियो का PDF फाइल और आपको काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी वहाँ आपको मिलती हैं। आप लॉजिक पाठशाला भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, देन आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल के फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और देखिए डेली हम अभी कोशिश करेंगे जो हमने बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करी है चैप्टर वाइज उसको भी कंटिन्यू रखें। तो आपको हर मतलब वीकेंड में आपको 2 वीडियोस मिल जाए करेंगी जो हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड होगी, बाकी करंट वाली सीरीज आपकी डेली रहेगी। तो मिलते हैं, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप शेयर एंड प्लीज़ बी सेफ। आप स्वस्थ रहें एंड खुश रहें। थैंक यू।